भारतीय इतिहास का काल विभाजन। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, 2 आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और मानव जीवन पूर्णतया सभ्य नहीं है, कहीं असभ्य लोग पाए गए हैं प्रागैतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्यों को लेकिन पढ़ा नहीं गया है। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन जो लिखित साक्ष्य हैं उन्हें पढ़ा नहीं गया है और आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग भी कहा जाता है। अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल है कि जिसमें लिखित साक्ष्य हैं और साक्ष्यों को पढ़ने में भी सफलता मिली है, और जो ऐतिहासिक काल है वो 600 ईसा पूर्व के बाद का काल है, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल के बाद देखते हैं हम पाषाण काल। जो पाषाण काल है उसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है पुरापाषाण काल, 2 है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है अपना वो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल है वो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक है, और जो नवपाषाण काल है वो 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है। पुरापाषाण काल, जो पुरापाषाण काल है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। जो निम्न पुरापाषाण काल है उसमें सल्क संस्कृति है, जिसमें सोहन घाटी और बेलन घाटी, और जो मध्य पुरापाषाण काल है उसमें फलक संस्कृति पाई जाती है, फलक संस्कृति मिलती है, इसमें जो सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी में है। और जो उच्च पुरापाषाण काल है इसमें सल्क फलक संस्कृति है, जो बेलन घाटी, मध्य भारत, छोटा नागपुर घाटी और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है। ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले बीसी चलती है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, और उसके बाद के काल को एडी कहते हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब देखते हैं हम पुरापाषाण काल की अवस्थाएं। पुरापाषाण काल की अवस्थाएं देखते हैं तो एक तो पूर्व पुरापाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल है और उत्तर पुरापाषाण काल है। जो पूर्व पुरापाषाण काल है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 तक है। मध्य पुरापाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 और उत्तर पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक है। पूर्व पुरापाषाण काल में वो जो हथियार थे, हमारे औजार थे, वो कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, जिसे हैंडैक्स कहते हैं, बिदारडी और खंडक, चापर का प्रयोग भी पूर्व पुरापाषाण काल में हुआ है। जो खंडक होता था उसी को चापर कहते थे। मध्य पुरापाषाण काल की बात करें इसमें फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी का प्रयोग किया गया है, और उत्तर पुरापाषाण काल में सल्क, फलक, प्रक्षणियों, खुरचनी का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। अब देखो, जब मध्य पुरापाषाण काल में खुरचनी का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब ये आ जाए कि खुरचनी का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ किया गया है, तो खुरचनी का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है हमारे उत्तर पुरापाषाण काल में। पूर्व पुरापाषाण कालीन कुछ स्थल भी हैं। अब हम पूर्व पुरापाषाण कालीन कुछ स्थल पढ़ेंगे, जैसे कि सोअन या सोहन नदी घाटी, जो पंजाब क्षेत्र में पड़ती है, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। बेलन नदी घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। डीडवाना राजस्थान में है और भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश में है। एक निवासा स्थल है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, हुनसांगी है, कर्नाटक में पड़ता है, पहलगाम है, कश्मीर में पड़ता है, और पटने महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये पटने महाराष्ट्र का वह क्षेत्र है जहाँ से शुतुरमुर्ग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो पटने है वहाँ से सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पूर्व पुरापाषाण काल की अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। जो पूर्व पुरापाषाण काल की अवधि थी
वहाँ की जो जलवायु थी उसकी जलवायु में नमी की मात्रा थोड़ी सी कम हो गई थी। अब मध्य पराप्रसारण काल और उत्तर पराप्रसारण काल में कुछ डिफरेंस देखते हैं। मध्य पराप्रसारण काल में सरल बाटिकाज्म उद्योग प्रचलित था। बाटिकाज्म क्या था? ये शब्द आया है बाटिकाज्म, इसको यहाँ बताया भी है। से पत्थर के गोलों से जो वस्तुएं बनती थीं उन्हें बाटिकाज्म कहते थे, और शिल्प सामग्री नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के किनारे उपस्थित थी। मध्य पराप्रसारण काल में जो शिल्प सामग्री थी जो नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के किनारे उपस्थित थी। हम उत्तर पराप्रसारण काल को देखते हैं। इसमें आर्द्रता कम थी, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म थी, और चकमक उद्योग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये कई परीक्षाओं में देखा गया है कि चकमक उद्योग किस काल में था, तो यह उत्तर पराप्रसारण काल में था। पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के मध्य का संक्रमण काल है। मध्य पाषाण काल को पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के मध्य का संक्रमण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल, इसमें मुख्यतः आखेटक और पशुपालक थे। आखेटक क्या होते हैं? शिकारी, जो शिकार करते हैं, तो मध्य पाषाण काल में बहुत पाए गए हैं। गर्म जलवायु के परिणाम स्वरूप वनस्पतियों और जीवों में वृद्धि। मध्य पाषाण काल में जलवायु गर्म थी, तो यहाँ वनस्पतियों और जीवों में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। अहिंसक पशुओं की पालतू बनाया गया, मतलब जो अहिंसक पशु थे उन्हें पालतू बनाया गया, और सबसे पहला पालतू पशु था कुत्ता सबसे पहला पालतू पशु था। पत्थर के बहुत छोटे औजारों माइक्रोलिथ्स का प्रयोग किया गया। माइक्रोलिथ्स वर्ड बहुत बार आया है, जो पत्थर के छोटे औजारों के लिए यूज हुआ है। मध्य पाषाण काल में ही हम देखते हैं इधर क्या हुआ है, आग का आविष्कार हुआ है। मध्य पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ है, और महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो ये आदमगढ़ है और नागौर है। आदमगढ़ एमपी में है और नागौर राजस्थान में है। जो 6000 से 4000 ईसा पूर्व तक है, जो इसका टाइम पीरियड है, उसमें मतभेद देखने को मिलता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइम पीरियड है, लेकिन आपको एक रेंज याद रखनी है जो 6000 से 4000 है। नवपाषाण काल में जो पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले थे, मतलब लोग पशुओं को पालतू बना ले रहे थे, नवपाषाण काल में मिला था। कृषि के साक्ष्य मिले थे, जो मेहरगढ़ जो प्राचीनतम स्थल है जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले थे। गेहूँ, जौ सबसे प्राचीन, और कपास की खेती के प्रमाण मिले थे। कपास की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले थे? नवपाषाण काल से। और इसमें मुख्यतः खाद्य उत्पादक, घरों के साक्ष्य और पहिए का आविष्कार, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, इसे ध्यान रखना। जो खाद्य उत्पादक, घरों के साक्ष्य और पहिए का आविष्कार तो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, जो नवपाषाण काल से मिला था। एक देखते हैं कश्मीर घाटी। इस कश्मीर घाटी से क्या है, हड्डियों के बने उपकरण मिले थे। हड्डियों के बने उपकरण, जिन्हें हथियार भी कहते हैं हम, वो कश्मीर घाटी से मिले थे। एक शहर पड़ता है बुरज़होम, जो श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में है। जो बुरज़होम है, आपको बताएं, ये जो बुरज़होम है वो श्रीनगर से लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है। इंसानों के साथ पालतू कुत्तों के समाधान, इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान रखना। जो इंसानों के साथ पालतू कुत्तों के समाधान थे वो बुरज़होम से ही मिले थे। एक जगह आती है गुफराल, जहाँ कुम्हारों की गुफा थी। श्रीनगर के 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था, जहाँ से कृषि प्लस पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले थे। कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले थे गुफराल से। अब कुछ नवपाषाणकालीन स्थल देखते हैं। इन्हें थोड़ा ध्यान से देखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये बेलन घाटी, कोल्डी हवा। सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे। कहाँ से मिले थे? बेलन घाटी, कोल्डी हवा से। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से चावल की खेती के साथ मिले थे। भीमबेटका मध्य प्रदेश से चट्टानों में चित्रकला, मतलब चट्टानों में भी चित्रकारी की गई थी, जो हमें भीमबेटका से देखने को मिलता है। और यहाँ मानव के चित्र बनाए गए थे, चट्टानों में भी वो भी मानव के चित्र बनाए गए थे। चिरांद बिहार से हड्डियों के बने उपकरण। संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, पिक्कली हल और हल्लूर कर्नाटक से बाजरा की खेती के साक्ष्य मिले थे।
और बुढ़ियाल, उतनूर सबसे प्राचीन स्थल भी है, और नागार्जुनीकोंडा जाता है। जो बुढ़ियाल और उतनूर और नागार्जुनीकोंडा ये सब भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के आसपास का ही एरिया है। अब देखते हैं ताम्रयुग। ताम्रयुग क्या होता है? मानवों द्वारा पहली धातु की खोज थी तांबा, और यहीं से इसका नाम हो गया ताम्रयुग। इस युग में तांबे की खोज हुई थी। तांबा और पत्थरों का साथ साथ प्रयोग भी देखने को मिलता है यहाँ पर, और यहाँ ग्रामीण समुदाय ज़्यादा था ताम्रयुग का। जो ताम्रयुग था वहाँ उस युग में ग्रामीण समुदाय ज़्यादा था। जैसे कि हम देखें यहाँ ताम्र पाषाणकालीन कुछ स्थल भी दिए गए हैं, उन्हें भी देखते हैं। तो जैसे कि एक पूर्वी भारत था। पूर्वी भारत में कुछ स्थल थे, जैसे कि चिरांद जो गंगा नदी के पास था, बर्धमान, मिदनापुर। बर्धमान और मिदनापुर, मिदनापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और ये मिदनापुर को आप जब वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तब भी बहुत बार देखोगे। मध्य भारत में देखें तो यहाँ मालवा, कायथा और एरड़ देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में जोरबे, नेवासा, देमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक ये सब देखने को मिलते हैं। और दक्षिण पूर्व राजस्थान में देखें तो अहाड़ सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट भी होता है, और गिलूद देखने को मिलता है, गुलुन। अब मैं बात करूं यहाँ पे कुछ संस्कृतियां हैं ताम्रपाषाणिक, जैसे कि अहाड़ संस्कृति। जो अहाड़ संस्कृति है वो राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। जो अहाड़ संस्कृति है वो मुख्यतः राजस्थान के जो उदयपुर का क्षेत्र है वहाँ देखने को मिलती है। और ये कायथा संस्कृति है जो चंबल नदी के क्षेत्र में मिलती है। रंगपुर संस्कृति है वो गुजरात का तटीय क्षेत्र, जो गुजरात का जो तटीय एरिया है वहाँ रंगपुर संस्कृति देखने को मिलती है। और ये मालवा संस्कृति है, जो मालवा संस्कृति है वो नर्मदा नदी के क्षेत्र में मिलती है। जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र का देमाबाद व इनाम गांव में देखने को मिलती है। सबसे बड़ी साइट जो जौरवे संस्कृति है वो सबसे बड़ी साइट है। और जो अहाड़ संस्कृति है जो अभी पड़ी थी, जो राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में मिलती है, इसमें धातु कर्म का ज्ञान मिलता है। धातु कर्म का ज्ञान देखने को मिलता है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता थी। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते थे। और यह सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था थी, और जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा शहर खोजा गया, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। रेडियो डेटिंग C14 पद्धति द्वारा इसका काल 2350 से 1750 निर्धारित किया गया। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। जो इसका पूर्वी विस्तार था वो आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे था। पश्चिमी विस्तार था सुतका, गैंडोर, दास नदी के किनारे। पूर्वी विस्तार था मांडा, चिनाब। सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो देखते हैं। अब हड़प्पा है, इसकी उत्खनन करता है दयाराम साहनी, और इसका खुदाई हुआ था 1921 में। और हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, बाएं किनारे पर है, और बाएं किनारे तट पर स्थित है। और इसकी स्थिति है साहिवाल, पाकिस्तान में। यहाँ से कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो क्या क्या हैं। हड़प्पा से मिला है मोहरों पर एक सरंगी पशु, कांसे की एक्का गाड़ी, अन्नागार, शंख का बैल, कब्रिस्तान, R37 और मातृ देवी की मूर्ति। इस बात को ध्यान रखना आप, कब्रिस्तान R37 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हड़प्पा से मिली हुई है। दूसरा पढ़ते हैं हम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी 1922 में खोज हुई थी, और यह सिंधु नदी के किनारे है, जो दाहिने तट पर है। मोहनजोदड़ो है जो वो लाड़काना जिला पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, देखो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो से, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी की मूर्ति जो त्रिभंग मुद्रा में है वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। कांस्य मूर्ति
नर्तकी की कांस्य मूर्ति है जो त्रिभंग मुद्रा में है, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। विशाल अन्नागार व स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से मिला है। और सूती वस्त्र और दाढ़ी वाला पुरुष, ये सब मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ध्यान रखना, मृतकों का टीला और दाढ़ी वाला पुरुष, विशाल अन्नागार एवं स्नानागार और नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये सब मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो की खोज एन.जी. मजूमदार। ध्यान रखना, चन्हुदड़ो है जो, उसकी खोज की है एन.जी. मजूमदार ने 1931 में। ये भी सिंधु नदी के तट पर है और चन्हुदड़ो स्थित है सिंध पाकिस्तान में स्थित है। तो चन्हुदड़ो है, इसकी स्थिति सिंध पाकिस्तान में है। और चन्हुदड़ो से मन के बनाने के कारखाने और लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है चन्हुदड़ो से। और मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य भी चन्हुदड़ो से मिला है। जो मिट्टी की बैलगाड़ी है उसका साक्ष्य भी चन्हुदड़ो से मिला है। अब है कालीबंगा। जो कालीबंगा है उसकी खोज की है अमलानंद घोष ने 1951 में। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है और इसकी स्थिति है श्री गंगानगर जिला, राजस्थान। और कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले हैं वो हैं जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें, काले कंगन और हर घर में कुआं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो कालीबंगा से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें मिली है वो हर घर से कुआं और जो अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और पक्की ईंट का हल भी मिला है, पक्की मिट्टी का हल मिला है। मैंने पक्की ईंट बोल दिया, वो नहीं है, जो पक्की मिट्टी का हल है वो कालीबंगा से मिला हुआ है। आगे देखते हैं, जो कोटदीजी है, कोटदीजी, उसकी खोज उत्खननकर्ता थे फजल अहमद और 1953 में खोजा गया स्थल है। कोटदीजी भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी स्थिति है खैरपुर, पाकिस्तान। कोटदीजी की स्थिति खैरपुर, पाकिस्तान में है और यहाँ से पत्थर के बाड़गृह, गहनों का जखीरा और पत्थर की नींव वाले घर और गर्तावास। कोटदीजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो गर्तावास हैं वो कोटदीजी से मिले हैं। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से, जो गर्तावास के प्रमाण है कोटदीजी से मिले हैं। रंगपुर, इनके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। 1953-54 में उत्खनन कार्य हुआ था और यह मादर नदी के किनारे स्थित है और इसकी स्थिति है काठियावाड़, गुजरात। और रंगपुर से मिली है धान की भूसी, गेहूं की खेती और घोड़े की मृण मूर्ति, मतलब घोड़े की मिट्टी की मूर्ति और कच्ची ईंटों का दुर्ग। कच्ची ईंटों का दुर्ग भी रंगपुर से मिला है। एक बार फिर से देख लीजिए, रंगपुर से धान की भूसी, गेहूं की खेती, घोड़े की मेड़ मूर्ति और कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। अब अगला स्थल है आपका रोपड़। रोपड़, रोपड़ थे, इनके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। 1953-56 में इसका उत्खनन कार्य हुआ था और रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। और जो रोपड़ है वो पंजाब में पड़ता है। और रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे भूला नहीं जा सकता। जो मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था वो रोपड़ से मिला है। और तांबे की कुल्हाड़ी और शंख की चूड़ियाँ, तांबे की कुल्हाड़ी और शंख की चूड़ियाँ रोपड़ से मिली हैं। लोथल, अगला स्थल है लोथल। जो लोथल है वो रंगनाथ राव उत्खनन कार्य किया है। जो लोथल का उत्खनन कार्य है वो रंगनाथ राव ने किया है 1955 से 63 के बीच में, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी स्थिति अहमदाबाद, गुजरात में है। लोथल से मिला है हमें डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब ये एक प्राकृतिक बंदरगाह था। और लोथल से जहाज बनाने का सामान भी मिला है और हाथी दांत का पैमाना, युग्म समाधान, चावल के दाने, खिलौना, आग की बेदी और टेराकोटा जहाज। लोथल से जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है आपको, एक तो डॉकयार्ड और युग्म समाधान और अग्नि की वेदिका। युग्म समाधान क्या है कि इसमें क्या है, जो एक ही उसमें कब्र में दो शव रखे हुए हैं, इसे हम युग्म समाधान बोलते हैं। और एक स्थल है बनावली, जिसकी
जिसका उत्खनन कार्य किया है रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में, जो बनावली है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और इसकी स्थिति है हिसार, हरियाणा। इससे मिला है मिट्टी से बना हल्का खिलौना, जौ, स्वर्णपट, मिट्टी के मनके और मछली पकड़ने की बंसी। हरियाणा हिसार का राखी गढ़ी, जो हरियाणा है, हरियाणा में हिसार का राखी गढ़ी है, जो अब तक का सबसे बड़ा उत्खननित हड़प्पा स्थल है। इसके बाद मोहनजोदड़ो व हड़प्पा का स्थान है। यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो बहुत ही प्रचलित स्थल हैं, उनसे भी बड़ा है राखी गढ़ी, जो हरियाणा में पड़ता है। अब देखते हैं इसकी जो नगरीय योजना है। नगरीय योजना क्या है? जैसे नगरीय निर्माण में एक रूपता, यानी जो कुछ भी निर्माण हुआ है वो एक सीक्वेंस में हुआ है, उनमें समरूपता पाई गई है। जैसे कि आगे देखते हैं, दो भागों में विभाजित था कोई भी शहर, दुर्ग थे, जैसे ऊपरी भाग और निम्न भाग। ऊपरी भाग दुर्गीकृत था और निम्न भाग जिसमें छोटे भवन थे। साफ सीधी बात की जाए तो जो ऊपरी भाग था वो दुर्गीकृत था, साथ में इसमें राजकीय इमारतें थीं, राजा महाराजाओं की इमारतें थीं और खाद्य भंडार यहीं रहते थे। और जो निम्न भवन थे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो निम्न भवन थे, छोटे भवन थे, वो दुर्गीकृत नहीं थे। भवन निर्माण में ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति क्या थी? मतलब जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। और मकानों में खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थीं। जो मकानों की खिड़कियां थीं वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थीं, मतलब पीछे की ओर खुलती थीं। लेकिन इसमें जो लोथल था आपका, वो एक अपवाद था। भवन निर्माण पक्की ईंटों से था। जल निकास प्रणाली मुख्य विशेषता थी यहाँ की। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार एवं अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा के अन्नागार 6-6 की पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के अन्नागार 6-6 की पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा था ना, वो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था और जिसके 2 भाग दुर्गीकृत थे। यानी जो धौलावीरा था उसके 2 भाग दुर्गीकृत थे। अब ये पढ़ लेते हैं, आयतित वस्तुएं कहाँ से क्या मिला है, ये भी पूछ लेते हैं। वस्तुएं और स्थल क्षेत्र। जो सोना था वो कर्नाटक और अफगानिस्तान से मिला है। चांदी ईरान अफगानिस्तान से। तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से। और सीसा राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान। और टिन मध्य एशिया और अफगानिस्तान से मिला है। और रजबर्दमणि बदख्शा अफगानिस्तान से मिली है। और सैलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से मिला है। और गोमेद सौराष्ट्र, गुजरात से मिला है। सामाजिक जीवन, जो सामाजिक जीवन था, मुख्य आधार परिवार था और मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज का मतलब क्या है कि भाई घर की मालकिन मम्मी। व्यवसाय के आधार पर 4 वर्ग थे: पुरोहित, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। मछली पकड़ना और शिकार करना दैनिक क्रियाकलाप थे। यानी जो मछली पकड़ना और शिकार करना तो दैनिक क्रियाकलाप थे इन लोगों के। जो सामाजिक जीवन था इसका मुख्य आधार परिवार था और मातृसत्तात्मक समाज था। व्यवसाय के आधार पर 4 वर्ग थे: पुरोहित, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। मछली पकड़ना और शिकार दैनिक क्रियाकलाप थे। स्त्री पुरुष दोनों में आभूषण के प्रति आकर्षण था। मनका फैक्ट्री चिन्हुदड़ो में थी और सोने, चांदी, हाथीदांत और सीपियों से निर्मित थे। मतलब जो आभूषण थे उनके, वो सोने, चांदी, हाथीदांत और सीपियों से निर्मित थे। अब देखते हैं धार्मिक जीवन। जो धार्मिक जीवन था, रूढ़ियों एवं कर्मकांडों को महत्व था। मातृशक्ति में विश्वास था, यानी है मातृशक्ति में तो विश्वास था। और मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की उत्कीर्ण मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु पवित्र पशु था।
जो सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग पशु पवित्र पशु था। लिंग पूजा प्रचलित थी और अग्निकुंड और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, यानी जो अग्निकुंड है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। अब ये क्या लिखा है देख लेते हैं। जो मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। धरती को उर्वरता की देवी कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, एक बॉक्स में ध्यान रख लेंगे। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, और इसीलिए यहाँ को धरती को उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। स्वास्तिक चक्र तथा क्रॉस के साक्ष्य भी मिले हैं। और अंतिम संस्कार की 3 विधियां थीं। जो अंतिम संस्कार था उसकी 3 विधियां थीं। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। लेकिन इन 3 विधियों में भी जो सबसे अधिक प्रचलित था वो था पूर्ण समाधिकरण। अब पशुपति मोहर पर उत्कीर्ण पशु, मतलब जो अभी मैंने बताया जो पशुपति की मोहरें भी मिली हैं, जो उन पर उत्कीर्ण पशु थे वो कौन से थे? इनकी ट्रैके DERTB। डी डियर मतलब हिरन 2 बार, ई एलिफेंट और आर रिंगा जो एक सिंग वाला गेंडा, और टी टाइगर बाघ और बी बफेलो भैंस। अब कृषि के बारे में पढ़ते हैं। इनका आर्थिक जीवन देखते हैं कैसा था। अब इनके आर्थिक जीवन की ओर नजर डाली जाए तो कृषि में जो 9 फसलों की पहचान हुई है। कृषि में 9 फसलों की पहचान हुई है, जिसमें आपकी गेहूं है, जौ है, कपास है, मटर है, लहसुन, मेहंदी, अंगूर, तरबूज आदि हैं। और कपास को सिंडोन भी कहा जाता है, जो यूनानी लोग कहते थे। कपास को क्या कहा जाता है? सिंडोन। पूछ भी सकता है एग्जामिनर कि सिंडोन किसका नाम है, तो वो कपास का है। अब चावल की खेती रंगपुर तथा लोथल से मिली हुई है, और कृषि में हल का प्रयोग कालीबंगा से मिला है। इसका प्रमाण कि जो कृषि में हल का प्रयोग हुआ है उसका प्रमाण कालीबंगा से मिला हुआ है। अब सिंचाई व्यवस्था देखते हैं। सिंचाई व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली का प्रमाण नहीं था, यानी इसमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि सिंचाई प्रणाली थी जो व्यवस्थित तरीके से हुआ करती हो। जल संग्रह हेतु बांधों का निर्माण था धौलावीरा में। जल संग्रह हेतु बांधों का निर्माण धौलावीरा में था। अब पशुपालन में क्या था? बकरी, भैंस, सुअर, गधे के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पशुपालन में घोड़े का प्रमाण मिला है। हॉर्स, घोड़े का प्रमाण सुतका गैंडोर से मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया है। विनिमय प्रणाली, जो विनिमय प्रणाली थी वस्तु विनिमय का प्रचलन था। वस्तु विनिमय क्या होता है? जैसे कि मेरे पास गेहूं है, आपके पास बाजरा है, मुझे बाजरे की जरूरत है, आपको गेहूं की जरूरत है, तो मैंने आपको गेहूं दे दिए और आपने मुझे बाजरा दे दिया। बस यही होता है वस्तु विनिमय, मतलब वस्तुओं की अदला बदली। माप हेतु 10 प्रणाली, लोथल से हाथी दांत पैमाना। जो माप हेतु 10 प्रणाली अपनाई गई थी और लोथल से एक हाथी दांत पैमाना मिला था। और तौल हेतु द्विविभाजन प्रणाली थी जो 16 के अनुपात में थी। ये बात को ध्यान रखना, किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में द्विविभाजन प्रणाली। मोहरें या गोदीबाड़ा, मोहरें सैलखड़ी से निर्मित थीं। और कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। जो कालीबंगा है वहां से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। और लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य भी मिला है। जो लोथल है वहां से गोदीबाड़ा का साक्ष्य भी मिला हुआ है। लिपि तथा लेखन कला, जो लिपि या लेखन कला है वो देखते हैं। चित्राक्षरा लिपि थी और 64 मूल चिन्ह थे। 64 मूल चिन्ह थे। 250 से 400 तक, 250 से 400 तक चित्राक्षर पिक्टोग्राफ थे। और अंकन सैलखड़ी की आयताकार मोहरों पर था। जो सैलखड़ी की आयताकार मोहरें थीं उन पर अंकन था। और इसमें लिखावट, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिखावट थी, जो प्राय दाईं से बाईं ओर थी। बहुत बार पूछी गई है, कई एग्जाम में पूछी गई है, दाईं से बाईं ओर थी। और बोस्ट्रोफेडन लिपि थी। सबसे अधिक प्रयोग यू आकार का हुआ था। और सबसे अधिक प्रचलित चिन्ह मछली,
सबसे अधिक प्रयोग यू आकार का और सबसे प्रचलित चिन्ह मछली, यू आकार और मछली, ध्यान रखना। अब इतनी बड़ी सभ्यता थी और इसका पतन भी हो गया। जब इसका पतन हुआ तो बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने अपने अपने मत रखे, और उन्हीं में से कुछ विद्वान हैं, उनके क्या मत हैं वो देखते हैं। एक विद्वान थे गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, जिन्होंने कहा था बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण से, मतलब गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर ने कहा था कि बाह्य आक्रमण भी हुए थे और आर्य भी आए थे, और इसी तरीके से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन एक और वैज्ञानिक थे जो जॉन मार्शल और मैके तथा राव, इन्होंने कहा कि बाढ़ आई थी, और ऑरेल स्टाइन और ए.एन. घोष, इन्होंने जलवायु परिवर्तन कारण बताया। एम.आर. साहनी भूगर्भिक परिवर्तन बताया। एम.आर. साहनी ने कहा कि भूगर्भिक परिवर्तन हुआ था। जॉन मार्शल, इन्होंने कहा प्रशासनिक शिथिलता थी। और के.आर. केनेडी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा आई हुई थी। और इसीलिए सिंधु